ओके, तो हम जैव विकास से ही बात कर रहे हैं। जैव विकास के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। जैव विकास हमें यह कहता है कि जीवों का जो विकास है वो सडनली नहीं हुआ है। जीवों का विकास जो है सडनली नहीं हुआ है। जीवों का विकास जो है वो स्टेप बाय स्टेप हुआ है, क्रमिक रूप से हुआ है। आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने जीवाश्म को देखो कि जीवाश्म इतनी साल पहले थे और उसके कारण यदि कोई जीव पहले ही बन गया था, करोड़ों वर्षों पहले ही बन गया था, तो अब वो कोई जीव बन रहा है तो बिल्कुल इसमें रूपांतरण है। जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था आर्कियोप्टेरिक्स का। ये एक ऐसा पक्षी है जिसमें सरीसृप और पक्षी दोनों के गुण हैं, और ये जीवाश्म रूप से मिला था, यानी करोड़ों वर्षों पहले ये मिला था। आज ये नहीं है, लेकिन पक्षी और सरीसृप तो है ना। सरीसृप जीव आपको मिलते हैं जो रेंग कर चलते हैं, सरीसृप और पक्षी मिलते हैं, लेकिन दोनों जुड़ के नहीं रहते। पहले जुड़े हुए थे, अब अलग अलग हो गए। तो इस मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि विकास के इस क्रम में चीज़ों के अंदर रूपांतरण हुआ है, बहुत सारा रूपांतरण हुआ है। और हम किसी भी जीव को देख लें, किसी भी जीव के अंदर हमारी थोड़ी बहुत समानता जरूर मिलती है, चाहे भौणिक की समानता हो, चाहे कोई कार्य की समानता हो, चाहे वो वातावरणीय समानता हो, कोई ना कोई समानता हमारे अंदर मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। अगर दो जातियों में समानता मिलती है, इस बात को आप याद रखें, अगर दो जातियों में समानता मिलती है तो इसका मतलब उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानी जाती है। क्लियर। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। देखो ये जो चैप्टर है ना, 7 का जो चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली लेके किसी चीज़ को चलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एनसीईआरटी को यदि प्रॉपर रूप से पढ़ोगे तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। अगर आप एनसीईआरटी को ही लेकर सारी चीज़ पढ़ देते हो, क्लियर कर देते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है। जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। देखो इसको सिद्धांत में कैसे बदला गया है। परंपरागत धार्मिक साहित्य में हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। देखो धार्मिक परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। भाई बताता है, धार्मिक साहित्य तो बताता ही है। जैसे अलग अलग हमारे हिंदू धर्म में भी तो यही मानना होता है ना कि धार्मिक रूप से हम क्या मानते हैं कि भाई सबसे पहले एक औरत और एक आदमी आया, फिर उससे संतानें हैं। ठीक है। और क्रिश्चियन लोग अलग तरीके से मानते हैं, ठीक है, कि हवा नामक पुरुष से की 12वीं पसली से जीवन की उत्पत्ति हुई, कुछ अलग तरीके से मानते हैं। ठीक है। उनकी धार्मिक अवधारणाएं सबकी अलग अलग है। इस सिद्धांत के 3 अभिधान हैं, यानी 3 इसके पॉइंट है जो आप याद रखोगे। पहला पॉइंट आपको यह बताता है कि आज जीव एवं प्रजातियां विद्यमान है, वे सब ऐसे ही सर्जित हुई होंगी। यानी ये कहा जाता है, पहली बात आपको क्या कहती है, मैं रेड ले लेता हूं इसको थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। पहली बात आपको क्या कहती है कि आज जितनी जातियां और जितने जीव हैं ये पहले से थे। पहला सिद्धांत आपको ये बताता है, किसके अकॉर्डिंग, धार्मिक साहित्य के अकॉर्डिंग हमें ये बात पहले से, ये आज जितनी जातियां जैसे कुत्ता बिल्ली गाय गधा घोड़ा जो भी आप देखते हो, ये जातियां पहले से थी। ये बात ये कह रहा है। दूसरी बात ये कह रहा है कि दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से यह जैव विविधता थी और भविष्य में ऐसी ही रहेगी। यानी जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है, ये जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उस पर जीवन की उत्पत्ति हुई तब से जैव विविधता है, और आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। ये दूसरा सिद्धांत, दूसरी बात कर, ये आप याद रखोगे, इनको आप क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि जीवन स्वरूप एक सिद्धांत, इसकी 3 मुख्य अभिधान कौन से हैं। क्लियर। तीसरी बात हम करेंगे, तीसरी बात यह है कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है, 450 करोड़ वर्ष पुरानी नहीं मानी जाती। इसके अनुसार कितनी मानी जाती है, 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और वैसे इवोल्यूशन के अनुसार यानी जैव विकास के अनुसार हम इसको मानते हैं 450 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। बाकी ये इस प्रकार से है। इसके अलावा हमें इसके अंदर एक बात और याद रखनी है, सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए थे।
19th सेंचुरी जो थी उसमें हर चीज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। तो जैव विकास के बारे में जो रिसर्च कर रहे थे, डार्विन था, लुईस पास्चर था, जो भी कर रहा था, फ्रांसिस्को रेडी था, उन्होंने देखा कि 18th सेंचुरी से जैसे ही वो 19th सेंचुरी में गए तो उन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखा हर चीजों के अंदर, क्योंकि वहां तक रिसर्च और भी बढ़ गई थी, और भी टेक्निक आ गई थी। कि डार्विन जो था ना, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, इसने बीगल नामक जहाज पर, बीगल नामक जहाज पे, याद रखोगे ये बात आप, HMS बीगल, क्या नाम था उसके जहाज का, HMS बीगल नामक जहाज पर पूरे विश्व की यात्रा की। और विश्व की यात्रा करके उसने अपने एक सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? यह अवधारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं, बल्कि उन जीव रूपों से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व समय विद्यमान थे। ये इसने ये कहा कि आज की जातियां एक दूसरे के साथ तो समानता रखती है, बल्कि इनके साथ तो समानता है। जैसे अगर हम कहें, आप बोलोगे सर जो पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं वो हमारे अंदर वो तो गोरे हैं, हमारा कलर ब्लैक है, या ब्लैक कैंडिडेट दूसरे हैं, तो कुछ भी हो, लेकिन जातियों में आपस में समानता तो है ना, खाने पीने की समानता है, उनका एलिमेंट्री कैनाल सेम है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वही है, उनके कोई 4 किडनियाँ थोड़ी हैं, वही 2 किडनियाँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसने कहा कि आपस में जातियों में तो समानता है ही, लेकिन इसने कहा कि किसी जीव की समानता उसके पूर्वज के साथ भी देखी जा सकती है। और ये बात उनको किससे पता लगी थी? जीवाश्म से। किससे पता लगी थी? अब बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं है, सही है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जीवित स्वरूप नहीं है उनका, लेकिन उनकी एक तरीके से जीवाश्म आधार पर पूरी डिटेल निकाल दी गई है उनकी, कैसे दिखते थे, कितने बड़े थे, कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, डीएनए तकात, उनके डीएनए के बारे में भी गणना की जा चुकी है, उनके कार्बनिक पदार्थ की गणना की जा चुकी है। यहाँ धरती पर जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते हैं, वर्षों के साथ नष्ट होते गए, और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधियों पर नए जीव रूप पैदा होते गए। ये चाहे आप धार्मिक रूप से पढ़ो, चाहे शास्त्रात्मक रूप से पढ़ो, चाहे आप बायोलॉजिकल पढ़ो, चाहे आप इकोलॉजिकल पढ़ो, चाहे आप किसी भी, चाहे भूगोलिक तरीके से देखो, आपको एक बात तो हमेशा पता लगती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई तब तक करोड़ों वर्षों पूर्व हुई, बहुत सारे जीव आए, नष्ट हो गए, और आ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, ये चलता है, चलता है। तो हम इन चीजों की गणना भी तो करते हैं कि भाई हम देखो, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी जस्ट पहली पीढ़ी का नाम पूछो तो आप बता दोगे आसानी से कि भाई मम्मी पापा, उससे बैक जाए हम तो आप बता दोगे दादा दादी, उससे बैक जाए तो हो सकता है कोई बता दे, उससे बैक जाए तो नहीं बता पाओगे, उससे बैक जाए तो नहीं बता पाओगे, उससे बैक जाएंगे तो इम्पॉसिबल है आपके लिए, बताना भी बहुत मुश्किल है कि उससे पहले की पीढ़ी कैसी थी। लेकिन जो बहुत पहले की पीढ़ी थी उनकी अगर आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखो तो आप जैसी थी, कुछ गुण चेंज हो सकते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो आप जैसी थी, वो भी आप चल रहे हो वैसे चलते थे, कुछ गुणों में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो हम ये पेडिग्री एनालिसिस भी तो करते हैं। यहाँ पर जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा, ये बात आप अच्छे से याद कर लो कि जैव विकास क्या है। जैव विकास का मतलब होता है जीवों का कर्मिक विकास, ये बातें आप जरूर याद रखें, जीवों का कर्मिक विकास। कर्मिक विकास मतलब कर्मिक विकास स्टेप बाय स्टेप विकास हुआ है, न कि एक सडनली एकदम से कोई जीव बन के आ गया। अगर सडनली कोई चीज बनती है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, कोई बताएगा मेरे को? म्यूटेशन, वो चीज अलग है, म्यूटेशन, उस चीज को हम म्यूटेशन नाम देंगे सडनली अगर कोई चीज बनती है। बाकी सडनली कुछ नहीं बन रहा, सडनली कुछ नहीं बनता है। अगर हम हमारे अंदर रूपांतरण देखें, आप बोलोगे सर हमारे अंदर आज क्या रूपांतरण है, हो सकता है आपकी जो पीढ़ियां हैं, पीछे की पीढ़ियां हैं,
उनके करेक्टर आज यदि आपके करेक्टर के साथ कंपेयर करें तो हो सकता है उनके करेक्टर अच्छे हो सकते हैं, उनके करेक्टर आपसे डाउन हो सकते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन कोई चीज बन रही है। तो हम यदि हमारे पूर्वजों के साथ कंपेयर करें तो कुछ चीजें हो सकती है कि उनकी चीजें बहुत अच्छी मिल सकती है, उनकी चीजें कुछ डाउन मिल सकती है हमसे, हो सकता है ना ये। तो एक साथ तो परिवर्तन नहीं आया था ना, ये धीरे धीरे आया परिवर्तन। अगर सबसे अच्छी चीज का उदाहरण आप देखो तो धीरे धीरे आप पीछे की पीढ़ियों को उठा के देखोगे, आज की पीढ़ियों तक यदि आप कंपेयर करोगे तो हम जिस चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुए हैं वो है टेक्निकल तौर पे और दिमागी क्षमता के रूप में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उनसे, लेकिन शारीरिक रूप से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। डाउन हुआ शारीरिक क्षमताएं तो डाउन हुई ना। तो ये एक दिन में आ गया था ये रूपांतरण, कई पीढ़ियों से आया ना अपने पास, और हो सकता है आने वाली 10 पीढ़ियां जो अपनी आए तो हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, और चाहे वो जिए नहीं 10 साल ही। समझ में आ रही है बात। यहां पर जीव रूपों का धीमा विकास है, इस बात से समझे अब आप, इस लाइन से समझे आप। यहां पर जीव रूपों का धीमा विकास है, प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती है। क्या बात सही है? ये बात क्या सही है? प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित है। राइट राइट। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित है। आप किसी भी जीव संख्या को उठा के देख लो, आप मान लो किसी भी भौगोलिक स्थल पे जा रहे हो और आगे जीवों को देखते हो तो एक दूसरे के साथ विभिन्नता है कि नहीं है? उनकी भौगोलिक विभिन्नता भी मिल सकती है आपको। जैसे डार्विन ने फिंच पक्षी का उदाहरण दिया था, पक्षी तो एक ही था, लेकिन उसी पक्षी को उसने जब अलग अलग इलाकों में देखा तो उस पक्षी की चोंच के अंदर बिल्कुल रूपांतरण मिला उसको। कहीं पे उसकी चोंच जो थी वो लंबी थी, कहीं पर उसकी चोंच बैठी हुई थी, कहीं। तो वो चोंच का रूपांतरण कैसे हुआ? ये उसके आहार पे डिपेंड था, वो जैसा खाना मिल रहा था वैसे बदल रही थी। अगर पक्षी को नीचे खाना मिल रहा था तो चोंच नीचे मार रहा था, तो थोड़ी अंदर की तरफ बढ़ गई, अंदर की तरफ चली गई। यदि वो पेड़ों से कुछ खाना निकाल रहा था, उसको लंबी चोंच चाहिए, तो उसने रूपांतरण किसका किया? लंबी चोंच का। तो जीव तो वो एक ही है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उसने अपने अपने चोंच के अंदर रूपांतरण कर लिया। तो सही बात है। तो विभिन्नता आपको देखने के लिए मिल सकती है क्या किसी जीव में? सही बात है ये। जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि ने सहायता दी है, वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जननक्षम बना सकी। आप अगर ऐसा एग्जाम्पल लेते हो कि भाई किसी ऐसी जलवायु जहां पर रहना बहुत मुश्किल है और वहां पर जीवों की एक बहुत बड़ी संख्या हमने रखी और उसमें से कोई 5 जीव जीवित रह गए, तो हम उस चीज को क्या कहेंगे कि प्रकृति ने इन 5 जीवों को जीवित रखा है, बाकी सारों को मार दिया। यानी प्रकृति ने खुद ने सिलेक्शन कर लिया है कि इनके अंदर क्वालिटी है, ये जीवित रह सकते हैं और ये आगे अपनी जनरेशन चला सकते हैं। बाकी जो मान लो 100 कैंडिडेट थे, 95 लोगों में ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो आगे अपनी जनरेशन चलाएं। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी, यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता ही रह जाती है। डार्विन के अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि वे जीव जो किसी भी भौगोलिक वातावरण में जाकर जहां पर रहना बड़ा मुश्किल है और वहां जाकर वो सक्षम रह जाते हैं, जीवित रह जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो जनन तो करेंगे। जब जीवित ही रह गया तो अपनी जनरेशन भी बढ़ाएगा वो। तो इसलिए डार्विन का ये कौन सा रह जाता है अनुसार? जनन संबंध। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे उनकी अधिक संतानें थी। क्लियर बात। जिनका प्रकृति ने सिलेक्शन किया उनकी संतानें ज्यादा थी, और जिनका प्रकृति ने सिलेक्शन नहीं किया वो खुद भी मर गए और उसकी संतानें भी मर गई। आपने वो देखो, आपको यदि याद है तो 10th क्लास में आपने बीटल वाला उदाहरण पढ़ा होता, भ्रंग वाला 9 के चैप्टर में, अगर आपको याद है तो। भ्रंग वाला कि एक ग्रीन पत्ते पर 2 कलर की भ्रंग है, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो रेड कलर की ऊपर जो शिकारी पक्षी उनको दिख जाएंगी और उनको मार देगा, लेकिन ग्रीन कलर के पत्ते के साथ दिखेगी नहीं। समझ में आ रही बात? अरे 2 प्रकार के कीड़े हैं, एक भ्रंग बीटल, एक तरह के बौरे की टाइप से होते हैं वो। 2 प्रकार के बीटल है मान लो, एक तो है हरे रंग की और एक है लाल रंग की।
वो सारे जाके पेड़ पे बैठ गए। तो अब बताओ, बाहर से यदि कोई पक्षी उनको खाने के लिए आ रहा है तो वो रेड को पहले खाएगा कि ग्रीन को खाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली उसको ग्रीन दिखेंगी नहीं, तो प्रकृति ने किसका सिलेक्शन कर लिया? ग्रीन का। किसका कर लिया? अच्छा, जो ग्रीन बच गए वो आगे अपनी संतति बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे ना। और रेड वाले की संतति कम हो जाएगी, तो ग्रीन से ग्रीन पैदा हो रहा है और रेड से रेड रंग, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद में आप जाके देखोगे तो आपको टोटल ग्रीन ही मिलेगा सब कुछ, क्योंकि रेड तो सारे नष्ट कर दिए गए हैं और ग्रीन दिखाई नहीं दे रहे। तो इसलिए प्रकृति ने किसका सिलेक्शन कर लिया? ग्रीन वालों का। तो यहाँ पर जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे उनकी अधिक संतानें हुई। सही है बात? ठीक। अंत में उनका वर्ण हो गया। वर्ण यानी सिलेक्शन, चयन हो गया। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया। बात समझ में आ गई? समझ में आई बात? यहां से अगर बात वापस से देखो आप, यहां से देख लो आप, जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में सहायता दी वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जननक्षम बना सके। दूसरे शब्दों में जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी, यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता थी। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे उन्होंने अधिक संतानें उत्पन्न की। अंत में उनका क्या हो गया? इसे ही डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत कहा गया। इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया गया। आइए एक प्रकृति विज्ञानी अल्फ्रेड वॉलेस को भी स्मरण करें, जिन्होंने मलय आर्कपेलेगो पर काम किया। मतलब किसी जगह का नाम दे रहा है, वहां जाके उसने काम किया। इन्होंने ठीक इसी समय पर, जब ये कर रहा था, कौन? डार्विन कर रहा, इसी समय पर लगभग इसके आसपास यही निष्कर्ष निकाला। इसने भी वही निष्कर्ष निकाला जो किससे मिलता जुलता था? डार्विन से। किसने भी यही कहा कि यार वास्तव में जो सर्वे सर्वा है, जिसके पास क्वालिटी है, वही जीवित रहेगा और वही अपनी संतति बनाएगा। समय गुजरने के साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते हैं। विद्यमान सभी जीव रूप समानताओं में भागीदारी रखते हैं तथा एक साझे पूर्वज हिस्सेदार होते हैं। इसने ये कहा था, इसने एक बात और कही थी कि विद्यमान जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे के साथ समानता रखते हैं। इसका मतलब उनका पूर्वज साझेदारी में है। साझेदारी मतलब एक ही है, इनका पूर्वज कैसा है? एक ही है। हालांकि ये पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समूहों, युगों, अवधियों तथा कालों में विद्यमान थे। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। सही बात है। उसने कहा, क्या कहा भाई? अल्फ्रेड वॉलेस ने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि जीव जो है ना, उनमें सिलेक्शन का नियम है, नेचुरल सिलेक्शन का नियम है उनके अंदर है, और दो जीव आपस में समानता भी रखते हैं। ये बात किसने कही? अल्फ्रेड वॉलेस ने कही। और इसने ये भी कहा अगर समानता रखते हैं तो उनका पूर्वज एक ही है, लेकिन वो पूर्वज आज विद्यमान नहीं है, वो रहा होगा युगों पहले, अवधियों पहले, किसी काल में रहा होगा। तो पिछली चीज को हम क्या कहेंगे? भूवैज्ञानिक इतिहास। भूवैज्ञानिक इतिहास और जीव वैज्ञानिक इतिहास आपस में निकट संबंधी हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो ज्यादा पुरानी नहीं, वो पृथ्वी जो है वो बहुत पुरानी है। यानी पुराने विचारों के अनुसार यदि हम बात करें तो पृथ्वी हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखते हैं हम। पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के कई प्रमाण है। सही बात है। पहला हमें चट्टानों से मिलता है। ये बात हमने कल पढ़ ली थी, लेकिन एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। जिसको आप क्या कहते हो? जीवाश्म रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष विद्यमान है। जीवाश्म किसे कहोगे? कि चट्टानों में जीवों के कठोर अंश विद्यमान है। चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी है, और जो चट्टानें अवसाद से बनी है उनमें जीवाश्म भी मिलेंगे। अब अवसाद किसे कहते हैं? भूप्रपटी जो है वो एक के ऊपर ऐसे जमती जाती है, तो हम कहेंगे कि जो चट्टानें वो किससे बनी है? अवसाद से। ठीक है।
भूप्रपटी क्या बोलेंगे, अर्थ क्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट है। जैसे बहुत सारी ऐसे हैं कई भूप्रपटी है कि एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। सही बात है, यानी पृथ्वी पर एक तलछट के ऊपर दूसरी तलछट जमती है तो ये लंबे इतिहास की भी गवाह है कि भाई पृथ्वी का जो इतिहास है वो आज का नहीं है, अरबों वर्ष पुराना है। भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए। हो सकता है कि ये जो तलछट पहली तलछट जमी वो 50 करोड़ वर्ष पहले जमी थी। कब? दूसरी 100, फिर कोई 300, 400। तो यहाँ पर मान लो डायनासोर मिला, यहाँ पर मान लो आर्कियोप्टेरिक्स मिला, यहाँ पर मान लो डायनासोर का कोई दूसरा रूप मिला, यहाँ पर मान लो कोई घोड़ा मिला, यहाँ पर मान लो कोई पादप मिला। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हर क्रस्ट जो है ये आपको पृथ्वी के इतिहास के बारे में बता रहा है। यानी भिन्न भिन्न जीव रूप पाए गए जो संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे। ये जीव कब मरा? जब ये बन रहा था तभी मर गया था। ऐसे तो है नहीं कि ये बन गया और ये जीव अब मरा और ये नीचे चला गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। उनको यदि देखे जाए तो कुछ आधुनिक जीवों से मिल रहे हैं आज के जो जीव है। जैसे आप किसी पक्षी को देखते हो और आप बताते हो इसमें भी पंख है, इसमें भी पंख थे, इसमें भी पूंछ है, इसमें भी है। कुछ विलुप्त हो गए जैसे डायनासोर। उपयुक्त अध्ययन बताते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप में बदलते रहे हैं। कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे, अर्थात जीवों के विभिन्न कालों में प्रकट हुए। यानी कुछ इतने ही थे कि सिर्फ भूवैज्ञानिक काल तक ही थे और कुछ रूप ऐसे थे कि हर काल में आ रहे थे। वो कुछ तो भूवैज्ञानिक काल में ही हो सकता है ना। ऐसी रिसर्च भी चल रही है कि कोई जीव है जो हर बार उसका जीवाश्म मिल रहा है, यानी हर युग में उसका जीवाश्म मिल रहा है लेकिन वो जीवित नहीं मिल रहा। तो ये भी एक वो हो गई ना, एक जैसे डायनासोर है, एक बार मिला उसके बाद में उसका जीवाश्म कभी नहीं मिला। ठीक है, तो अब ये भी बात है ना कि हर बार जिसका जीवाश्म मिल रहा है तो इसका मतलब वो है कहां वो जीव। अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पैलेंटोलॉजिकल कहा जाता है और जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और रेडियो एक्टिव विधि द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन भी अर्नेस्ट हैकल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। देखो, विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन अगर आपसे प्रश्न बना के पूछ ले, देखो एनसीईआरटी में इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ए पार्ट का, कि भ्रूणात्मक समर्थन विकास के लिए किस वैज्ञानिक ने दिए थे? अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। वे प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रेक्षण पर आधारित थे जो कशेरुकी जीवों के भ्रूण में उभयनिष्ठ रूप से पाए गए। जैसे कशेरुकी जो जीवन है, जैसे मान लो पक्षी है, कशेरुकी है, मगरमच्छ है, कशेरुकी है, मेंढक है, कशेरुकी है, और हम है, कशेरुकी है। अब सबकी साइज अलग अलग है ना, भाई मेंढक अलग दिखता है, वो ये सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने रिसर्च के अनुसार ये बताया कि एक स्टेज ऐसी है कि उनके भ्रूण का आकार सेम होता है। एक स्टेज ऐसी है कि उनके भ्रूण का आकार सेम होता है। जैसे मानव का जो भ्रूण है वो ऐसा दिखता है अंदर, तो मछली का भी एक कंडीशन में ऐसा दिखने लग जाता है, मेंढक का भी एक ऐसा दिखने लग जाता है, सबका ऐसे दिखने लग जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो विकास का क्रम है ये किसको समझा रहा है? भ्रूणात्मक समर्थन कर रहा है कि यार जब हमारे भ्रूण ही समान है तो जीव तो हमारे से जुड़े हुए हैं ही, तो मछली से हमारी क्या समानता है? मछली से हमारी दो समानता हो गई क्या? एक तो सर उसके अंदर भी बैकबोन है, हमारे अंदर भी बैकबोन है, एक कशेरु, और एक कि सर उसका एक स्टेज होता है उसका भ्रूण अपने जैसे भ्रूण जैसा दिखता है। ऐसा नहीं कि मछली का भ्रूण इतना बड़ा दिखेगा, नहीं होगा, लेकिन दिखेगा कैसे? आकार में सेम सा दिखेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? भ्रूणात्मक समर्थन। तो क्या इस आधार पे आप बता सकते हो कि जीवों का विकास एक जगह से हुआ होगा और फिर अलग अलग बट गए होंगे, वो फिर अलग अलग बट गए होंगे?
यानी जो सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण में उभयनिष्ठ रूप से पाए गए, उभयनिष्ठ यानी कॉमन पाए गए, जिसको आप बोलते हो ना कॉमन पाए गए, परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित थे। लेकिन जीव जैसे ही बड़ा हो गया ना, वैसे उसकी जो उभयनिष्ठता थी वो खत्म हो गई। ये बात मैंने अभी बैकबोन वाली थी, बाकी वो जो भ्रूण वाली थी वो, यानी ऐसा नहीं है जैसे दिखने में सारे एक, कोई देख कैसे बोलेगा यार इससे भी वही जीव बनेगा, इससे भी वही जीव बनेगा, इससे भी वही जीव बनेगा, इससे भी, लेकिन पता चला इससे मछली बनती है, इससे मेंढक बनता है, इससे आदमी बनता है, इससे और कुछ बनता है। तो जैसे ही वयस्क अवस्था में आए तो ये खत्म। तो ये बात याद रखनी है आपको। मैंने अर्नेस्ट हैकल का सिद्धांत आपको पढ़ा दिया है। दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पर जीवाश्म के बारे में बता दिया, फिर डार्विन के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। और जो जीवन वृंत के सिद्धांत के जो 3 पहलू थे वो भी मैंने आपको बताए, कौन कौन से थे, कि जो जीव जंतु आज हैं वो पहले से थे, जैव विविधता पहले से थी, और पृथ्वी 4000 वर्ष पुरानी है। और डार्विन ने क्या किया, बीगल नामक जहाज पे समुद्र की यात्रा की और उसने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, ठीक है। और उसका समर्थन किसने किया था, वॉलेस ने, अल्फ्रेड वॉलेस, वही था ना। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया था, भ्रूण की समर्थन दिया था, ठीक है। और भ्रूण की समर्थन में क्या समझाया था कि जो भ्रूण है वो विभिन्न कशेरुकी प्राणियों में उभयनिष्ठ है, लेकिन जैसे वो वयस्क हो जाते हैं तो वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण, मनुष्य सहित कशेरुकी जंतुओं के भ्रूण में सिर के ठीक पीछे अवशेषी गलफड़े की श्रृंखला विकसित होती है, ठीक है। गलफड़े केवल मत्स्य में ही क्रियाशील होते हैं तथा किसी अन्य वयस्क कशेरुकी जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं, सही है। यानी भ्रूण तो था लेकिन अब गलफड़े बन रहे हैं, लेकिन गलफड़े किसमें क्रियाशील है भाई, ऐसा दिखा, भ्रूण भी दिखा और सब में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखी, ऐसे सब में स्ट्रक्चर दिखी भ्रूण में। तो इन ये जो स्ट्रक्चर थी ना, ये आगे जाके गलफड़े बन गई, लेकिन इनमें गलफड़े नहीं बनी, वो इनमें गलफड़े नहीं बनी। परंतु यह प्रस्ताव कार्ल अर्नेस्ट बेयर द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए गहन अध्ययन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। उसने देखा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं में नहीं गुजरता। फिर उसने इस समर्थन भी उसने किया और फिर उसने ही उस चीज का अस्वीकार भी कर दिया। क्यों? जब उसने देखा कि वयस्क अवस्था में ये गुण रहते ही नहीं उसके पास, जैसे वो बड़ा हो जाता है तो ये गुण रहते ही नहीं उसके पास। तुलनात्मक शरीर विज्ञान यानी शारीरिकी और आकृति विज्ञान की अगर हम बात करें तो आज जीवों में तथा वर्षों पूर्व विद्यमान जीवों में एक रूपता एवं विभिन्नता दर्शाता है। तुलनात्मक देखें तो तुलनात्मक के आधार पे आपके पास 2 है, समजात और समवर्ती अंग। कौन कौन से हैं? समजात और समवर्ती अंग। इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वजों के साथ रिश्ते के रूप में जाना जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण के लिए देखें, व्हेल, चमगादड़, चीता, मानव सभी स्तनधारी हैं। इनके अग्रपाद की जो अस्थियां हैं वो समानता दर्शाती है। अगर आप चमगादड़ में देखो तो उसमें भी आपको ह्यूमरस मिलेगी, रेडियस अल्ना, यानी ये ह्यूमरस हो गई, ये रेडियस अल्ना हो गई, ठीक है। कार्पल्स हो गई, ये मेटाकार्पल्स आगे की आ गई, ये फेलेंजस अंगुलियां आ गई। अगर आप देखो तो व्हेल में भी मिलेगा आपको, चमगादड़ में, चीता में भी, मानव में भी, लेकिन सारे ऑर्गन समान, उत्पत्ति और संरचना समान। मैंने क्या बोला भाई? उत्पत्ति और संरचना समान, लेकिन कार्य भिन्न। समझ में आई बात? ऐसे अंगों को आप समजात अंग कहते। समझ में आ गई बात? वापस से सुन लेना। समजातता क्या है? समजातता का दूसरा नाम अपसारी विकास। क्या है? यानी ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान है लेकिन कार्य में भिन्न है। जैसे व्हेल के फ्लिपर तैरने का काम करते हैं, हमारे हाथ और कोई काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें, इसके अन्य उदाहरण यदि हम देखें
कशेरुकी हृदयों एवं मस्तिष्क की अगर बात की जाए तो उनकी उत्पत्ति सेम है, उनकी उत्पत्ति सेम है, एक ही कोशिका से उनकी उत्पत्ति हो रही है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न, कार्य क्या हो गए उनके भिन्न भिन्न। इसी प्रकार पेड़ों में भी बोगनविलिया और कुकुरबिटा को अगर आप देखो तो अक्षीय कलिका से, यानी बोगनविलिया में जो कांटे हैं वो, और कुकुरबिटा में जो प्रतान है वो, प्रतान नहीं होते ऐसे बेल के चढ़ने के लिए ऐसे होता है, वो दोनों अक्षीय कलिका से बने हैं। किससे? अक्षीय कलिका से। जैसे यहाँ पे टहनी है और यहां से निकल रहे हैं तो ये अक्षीय कलिका हो गई। उत्पत्ति संरचना समान लेकिन कार्य, इसे समझाता का प्रदर्शन दिखता है। तुल्य रूपता बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति दिखलाती है, यानी उत्पत्ति और संरचना भिन्न लेकिन कार्य समान। उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न लेकिन कार्य समान। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे तितली के पंख और पक्षी के पंख, तितली के पंख काइटिन के बने होते हैं, पक्षी के पंख हड्डियों के बने होते हैं, मांसपेशियों के बने होते हैं। दोनों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न, काम किया दोनों का। ऐसे अंगों को आप समवर्ती अंग कहते हो। कैसे अंग कहते हो? समवर्ती अंग कहते हो, ठीक है। और न ही शरीर की रचना में समानता, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण ऑक्टोपस की 8 भुजाएं तथा स्तनधारियों की आंखों की है। पेंगुइन और डॉल्फिन में भी आप ये देख सकते हो। कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशेषताओं के कारण जीव के समूहों के समान अनुकूली विशेषताओं का चयनित किया गया। हो सकता है, ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि अलग अलग भौगोलिक आवास में रहते हैं, उनका चयन अलग अलग हो गया। क्लियर? क्योंकि उनके क्रियाकलाप समान थे फिर भी उनकी अनुरूपता के आधार पर अभिसारी विकास, उसको अपसारी विकास कहेंगे और इसको अभिसारी विकास। क्लियर? तो ये अगर आप देखोगे तो ये डायग्राम आपको लास्ट में दिखा रखा है, देखो कुकुरबिटा का और बोगनविलिया का। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। घर जाके आप इसको एक बार देखना, पढ़ना, एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।